सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। इस संस्कार वर्ग में प्रतिदिन एक बहुत ही अच्छी कहानी हम देखते हैं और उस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए ये भी हम जान के लेते हैं और उसके साथ ही आदर्श कृति हम देखते हैं जिसके जरिए बच्चों में अभी से ही अच्छे अच्छे गुण आ पाए, उनके मन पर अच्छे संस्कार हो। यही आदर्श कृति के पीछे का उद्देश्य है। चलो फिर अब हम आज का हमारा बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब सबसे पहले हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ ये प्रार्थना कहेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपके शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस बाल संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें सिखाने वाले हैं वे सभी सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें बुद्धि, शक्ति एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक एक साथ कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बाल मित्रों, ये संस्कार वर्ग आप सभी बच्चे बहुत ही मन लगाकर देखते हो। उसमें जो भी बातें हम बताते हैं उसके अनुसार आप आचरण भी करते हो। ये सभी केवल भगवान के कृपा के कारण ही हो रहा है। आप सभी बच्चे प्रतिदिन हमें कुछ न कुछ अनुभव लिख के भेजते हो, उससे ये सारी बातें हमें पता चलती है। चलो फिर अब सबसे पहले आज कौन से बच्चों ने उनके अनुभव भेजे हैं ये हम देखते हैं। आज का जो पहला अनुभव है वो हमें भेजा है समृद्धि तापी से। उसने लिखा है कि नामस्मरण करके उसे अच्छा लगता है। बाद में मयंक धनवड़े ने लिखा है कि नाम जप करते समय उसे पहले धूप की सुगंध और बाद में चमेली की सुगंध आई। बहुत ही अच्छी अनुभूति है। ये अनुभूति हमें आती है क्योंकि हम पूरा मन लगा के भगवान का नाम जप करते हैं। मयंक, हमें ऐसे ही और अधिक मन लगा के नाम जप करते रहना है। इसके बाद पुणे से ईश्वरी कुलकर्णी ने लिखा है कि उसे रामदास स्वामी जी की कहानी अच्छी लगी। वो प्रतिदिन सारणी लिखती है, माँ को सहायता करती है। उसने पूरे दिन का नियोजन कागज पर लिखा है और वो कागज उसने दरवाजे के पीछे चिपकाया है। बहुत अच्छे प्रयास ईश्वरी। हमें ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।
तो ये कुछ अनुभव हमें प्राप्त हुए थे। सभी बच्चों को ऐसे ही अच्छी अच्छी कृतियां करते रहना है। सिर्फ 1, 2, 3 ऐसे नहीं, तो निरंतर वो हमें आचरण में लाना है। तभी हम निरंतर आनंदी रह पाएंगे और हमारा जीवन आदर्श हो सकता है। बच्चों के माता पिताओं को भी एक विनती है। अपने बच्चे का अनुभव लिखने के बाद उसके आगे बच्चे का नाम, जिले का नाम तथा आपका संपर्क क्रमांक भी अवश्य लिखिए। और बच्चों, आपके अन्य मित्रों को भी इस बाल संस्कार वर्ग के बारे में अवश्य बताना, ताकि हर एक बच्चा आपके समान आदर्श हो, संस्कारी हो, इसमें सहायता हो सकती है। ठीक है ना? चलिए फिर, अब कल का बाल संस्कार वर्ग हमने सुना था, उसकी कहानी आपको याद है ना? कल हमने गणेश दास जी, ये भगवान श्री गणेश जी के जो भक्त थे, उनकी कहानी देखी थी। और बाद में हमने जो आदर्श कृति देखी थी, उसमें हमें गुण बढ़ाना क्यों आवश्यक है, गुण बढ़ाकर हमारा जीवन आदर्श कैसे हो सकता है, ये भी हमने जान के लिया था। चलो फिर, अब आज की कहानी क्या है, ये हम देखने वाले हैं। सभी बच्चों को कहानी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, तो आज भी हम ऐसी ही बहुत ही अच्छी कवि कालिदास जी की कहानी देखने वाले हैं। सभी बच्चे पूरा ध्यान देके ये कहानी सुनेंगे, क्योंकि कहानी के बाद क्या होता है सभी बच्चों को तो पता है। अब कहानी के बाद कहानी से ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है, और फिर 15 सेकंड में उसका योग्य उत्तर क्या है ये आपको सोच के रखना है। और जब हम उसका उचित उत्तर क्या है ये बताएंगे, तब आप देख सकते हो आपने जो उत्तर सोचा था वो सही है या गलत है। ठीक है ना? चलिए फिर अब आज की हमारी कहानी आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, ये भी प्राचीन काल की कथा है। भोज नाम का एक राजा था। इस राजा के दरबार में बहुत से विद्वान थे। इन विद्वानों में कवि कालिदास नाम के एक बहुत ही महान विद्वान कवि थे। कवि कालिदास का नाम तो आप सभी बच्चे जानते होंगे। स्वयं राजा भोज भी कुछ निर्णय लेते समय कवि कालिदास का मत विचार में लेते थे। इतने वो बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धिमानी चारों तरफ फैली हुई थी। और स्वयं कवि कालिदास भी अन्य विद्वानों का आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे। कुछ विद्वानों को जब सहायता लगती थी तो उनकी योग्यता अनुसार वो उनकी सहायता भी करते थे। तो ऐसे ये कवि कालिदास थे। तो एक बार एक गरीब ब्राह्मण कवि कालिदास जी के पास आया। ये ब्राह्मण उनके समान कवि तो नहीं था, परंतु एक अच्छा ब्राह्मण था। योग्य अयोग्य का विचार करने वाला, सीधा साधा, अपने धर्म कर्म अच्छे से करने वाला, ऐसा ब्राह्मण था। परंतु वो बहुत ही निर्धन था, गरीब था वो। तो भोज राजा से कुछ द्रव्य प्राप्त करने की इच्छा से ही उसने धार नगर में प्रवेश किया था। सबसे पहले वो वहां पे कवि कालिदास जी से ही मिला। उसने अपनी सारी व्यथा कालिदास जी को बताई। उन्होंने उसकी सारी बातें शांति से सुनी और फिर उसे पूछा, हे ब्राह्मण, आपको तो पता होगा राजा से मिलने के लिए जब जाते हैं तब खाली हाथ हमें नहीं जाना चाहिए। तो आप उपहार स्वरूप राजा के लिए कुछ लाए हो क्या? तो वो गरीब ब्राह्मण उस पर बोला, कविराज,
मैं तो बहुत ही निर्धन हूँ, बहुत गरीब हूँ। मुझे खाने के लिए भी अच्छे से अन्न नहीं प्राप्त होता, तो मैं राजा के लिए उपहार कहाँ से ले आऊं? परंतु मेरे घर के पास में एक पड़ोसी किसान रहता है। उससे भिक्षा मांगकर मैंने कुछ गन्ने लाए हैं। उस पर कवि कालिदास जी ने कहा, ठीक है फिर वो गन्ने लेकर कल सुबह राज दरबार में पहुंच जाना। वो गरीब ब्राह्मण भी खुश हो जाता है और फिर वो उसी गांव के एक धर्मशाला में निवास करता है। वहां पे संध्या पूजादि सारे कर्म पूर्ण करके, भोजन पूर्ण करके वो धर्मशाला में सो जाता है। सोने के पूर्व उसने जो गन्ने लाए थे, वो गन्ने एक साथ बांधकर एक पोटली में उसने रख दिए थे और ये सब उसने अपने तकिया के पास में ही रखा था और वो आराम से आनंद से सो गया था। बच्चों, जैसे आप सभी को पता है, इस संसार में जैसे अच्छे लोग रहते हैं, वैसे बुरे लोग भी जगह जगह पर रहते हैं। तो इसी प्रकार उस धर्मशाला में भी कुछ बुरे लोग थे। उन लोगों ने क्या किया, तो वो ब्राह्मण के पास आ गए। ब्राह्मण तो गहरी निद्रा में था, तो उन्होंने एक एक करके वो सारे गन्ने खा लिए और फिर उनके पास कुछ जली हुई लकड़ियां थी। वो लकड़ियां उन्होंने इकट्ठी बांधी और फिर से उसके पोटली में रख दी, ताकि ब्राह्मण को लगे कि पोटली में गन्ने ही है, उसे पता ही नहीं चले कि गन्ने किसी ने खाए हैं। ऐसे करके वो जो बुरे लोग थे वो वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण उठता है, अपना नित्य कर्म करके वो राज दरबार में पहुंच जाता है। जाने के पूर्व उसने पोटली खोल के भी नहीं देखी, क्योंकि उसे विश्वास था मैंने उस पोटली में सभी गन्ने अच्छे से बांध के रखे हैं, इसलिए वो वैसे ही चला जाता है। जब वो राज दरबार में पहुंचता है तो बहुत बड़ी राजसभा होती है। राजा भोज और उसके राज दरबारी वहां पे बैठे हुए थे। कवि कालिदास भी एक उच्च आसन पर बैठे थे और स्वयं राजा भोज एक बड़े से राज सिंहासन पर बैठा था। अन्य भी बहुत से अतिथि, सम्माननीय व्यक्ति भी राज दरबार में थे। इतनी बड़ी राजसभा और इतने सारे लोग देखकर वो ब्राह्मण भी थोड़ा सा घबरा गया था। डरते डरते ही धीरे धीरे वो राजसभा में आगे गया। उसने राजा भोज को सविनय प्रणाम किया और फिर कहने लगा, हे राजन, मैंने सुना है कि जब हम राजा से, देवता से या गुरु से मिलने के लिए जाते हैं, तब खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कृपया करके मेरी ये तुच्छ भेंट आप स्वीकार करें। ऐसे कहके वो अपनी पोटली खोलता है और क्या आश्चर्य, उस पोटली में तो आधे जले हुए लकड़ियां उसे दिखाई देती है। वो जो ब्राह्मण था वो घबरा गया, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैंने तो इसमें गन्ने बांधे थे और ये आधी जली हुई लकड़ियां आई कहां से? वो बहुत ही घबरा जाता है। राज दरबार के सारे लोग ये देख रहे होते हैं, उन्हें भी आश्चर्य लगता है। राजा को भला ऐसी भेंट कौन देता है क्या? ये तो राजा का अपमान है। और ये सब देख के राज दरबार के लोग ब्राह्मण को दंड देने की मांग कर रहे थे। इतनी देर तक कवि कालिदास वहां पे शांति से बैठे थे।
ये सब प्रसंग देख के फिर उन्हें ब्राह्मण की जो परिस्थिति है वो समझ में आती है और फिर वो खड़े हो जाते हैं। पूरे राज दरबार को वो पहले शांत करते हैं और फिर राज दरबार के जो सारे लोग थे उन्हें संबोधित करते हुए वो कहते हैं, ये जो ब्राह्मण है ये बहुत ही निर्धन लगता है। ये कर्म धर्म सब जानने वाला ब्राह्मण है और उसकी निर्धनता ही इतनी है, उसका ही प्रतीक है ये आधी जली हुई लकड़ियां। वो अपनी निर्धनता अपनी गरीबी शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा, परंतु आधी जली और आधी अच्छी लकड़ियां, इससे हमें यही पता चलता है कि इस निर्धन ब्राह्मण के पास पर्याप्त जल भी नहीं है, वो ठीक से जीवित भी नहीं रह पा रहा है। तो इसलिए ये जो गरीब ब्राह्मण है उसकी जो असहायता है यही इस लकड़ियों से हमें पता चल रही है। तो अब इसकी जो निर्धनता है, इसका जो दुख है वो दूर करने के लिए राजा इसे कुछ सुवर्ण मुद्राएं दिए और इसकी निर्धनता इसकी गरीबी दूर करे। सारा राज दरबार कवि कालिदास जी के ये सारे वाक्य सुनकर पूरा राज दरबार अचंभित हो गया। कोई भी उनका खंडन नहीं कर पाया। इतना ही क्या, तो स्वयं राजा भोज को भी कवि कालिदास जी का जो मत था उससे सहमत होना पड़ा। फिर राजा भोज ने कुछ सुवर्ण मुद्राएं देकर उस ब्राह्मण का उचित सम्मान किया और फिर वो जो ब्राह्मण था वो आनंद से सम्मानित होकर और हाथों में सुवर्ण मुद्राओं की थैली लेकर आनंद से वहां से चला जाता है और जाने से पूर्व वो कवि कालिदास जी का आभार व्यक्त करता है, उन्हें धन्यवाद देता है जिन्होंने उनकी सहायता की थी। तो बाल मित्रों, सभी को ये कथा ध्यान में आई ना? तो जो व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है उसे निरंतर कोई ना कोई सहाय मिलता ही है। यही हमें इस कहानी से सीखना है। चलो फिर अब इसी कहानी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। आज का प्रश्न है, राजा भोज के दरबार में ब्राह्मण की सहायता किसने की? और इसके पर्याय है, 1 राजा भोज, 2 कवि कालिदास और 3 राजा के दरबारी। सभी बच्चों ने इसका योग्य उत्तर क्या है ये सोचा है ना? राजा भोज के दरबार में ब्राह्मण की सहायता स्वयं कवि कालिदास ने की थी, क्योंकि वो जो ब्राह्मण था वो ईमानदार था और ईमानदार लोगों की निरंतर विजय होती है। सभी के ध्यान में आया ना? चलिए अब बाल संस्कार वर्ग में आगे की ओर हम जाते हैं। अब इसके उपरांत हम भगवान का नामस्मरण करते हैं। नामस्मरण यानी क्या होता है बाल मित्रों? तो हम भगवान को बार बार पुकारते हैं और ऐसे पुकारने से ही भगवान के नाम में जो शक्ति रहती है, जो चैतन्य है, वो हमें भी प्राप्त होता है। तो आज भी हम पूरा मन एकाग्र करके ये नामस्मरण करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, आंखों के सामने श्री गणेश जी का रूप लाएंगे और उनके चरणों में हम एक एक फूल अर्पित कर रहे हैं। ऐसा भाव मन में रखकर ये नाम जप करेंगे। चलेगा ना? चलो फिर अब हम
नामस्मरण आरंभ करते हैं। ॐ गं गणपतये नमः। 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 नामस्मरण करने से आपको कैसे लग रहा है? नामस्मरण करते समय भी आपको क्या अनुभव आता है, ये आप हमें भी
चैट बॉक्स में लिखकर भेजना। चलिए, अब आज की आदर्श कृति क्या है ये हम जान के लेने वाले हैं। आज हम स्वयं में गुणों की वृद्धि करने के लिए यानी गुण बढ़ाने के लिए की जाने वाली गुण संवर्धन प्रक्रिया ये सीखने वाले हैं। तो सभी बच्चे बहुत ही ध्यान देके ये प्रक्रिया सीखेंगे। हमारे पहले कुछ बाल संस्कार वर्गों में हमने स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया सीखी थी। सभी को याद है ना वो? तो उस प्रक्रिया से हमने क्या किया? तो हमने जो भी दोष है तो वो हटाने का प्रयास हम करते थे। अब इसी के साथ ही हमें गुण भी बढ़ाने चाहिए ना, तो इसीलिए हम ये गुण संवर्धन प्रक्रिया आज सीखने वाले हैं। ये प्रक्रिया यानी क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, तो ये सबसे पहले जान के लेते हैं। मन पर अच्छे गुणों का संस्कार करना और स्वयं में उनका विकास करना, इसलिए उचित पद्धति से नियमित की जाने वाली प्रक्रिया को गुण संवर्धन प्रक्रिया कहते हैं। तो सभी के ध्यान में आया ना? तो ये सारी प्रक्रिया अब हम सीखने वाले हैं। बच्चों के माता पिताओं को भी एक विनती है, आप भी ये जो प्रक्रिया है ये अच्छे से सीख के लीजिए, ताकि बाद में आप अपने बच्चों को ये समझा के दे सकते हैं। और उसके साथ आप इसके जो सूत्र है वो लिख कर भी लें, क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं। तो अगर हम लिखे तो हम बाद में पढ़कर भी ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो अब पूरा ध्यान संस्कार वर्ग में देना है। तो जैसे हम कल से ही गुणों का महत्व, गुण क्यों होने चाहिए, ये सब बातें सीख रहे हैं। और इसके पहले वाले बहुत से बाल संस्कार वर्गों में हमने गुणों के बारे में देखा था। गुण अपनाने के लिए हमें कौन सी कृतियां करनी चाहिए ये भी हमने सीखा था। तो उनमें से कुछ गुण अब हम देखने वाले हैं। ये गुणों की सूची ही है, तो आप ये लिख के भी ले सकते हैं कि कौन कौन से गुण हम अपने में ला सकते हैं। इसके लिए कुछ थोड़े उदाहरण हम देख रहे हैं और भी बहुत सारे गुण हैं। हमने जो गुण अब तक देखे हैं तो वो कुछ इस तरह थे: स्वावलंबी बनना, धैर्यवान और साहसी होना, स्वच्छता की आदत, सदा सत्य बोलना, बचत करना, संयम रखना, समय का नियोजन करना, तत्परता, समय का पालन करना, सदा सीखने की स्थिति में रहना, समय का सदुपयोग करना, व्यवस्थितता, नम्रता, नेतृत्व करना, आज्ञा पालन करना, राष्ट्रनिष्ठ और धर्मनिष्ठ होना, सबसे प्रेम से बात करना और प्रेम भाव होना। तो अभी स्क्रीन पे भी आपको ये सारे गुण दिखाई दे। ये सारे गुण अपने में आने के लिए इन गुणों का विकास हम कैसे कर सकते हैं, उसकी कृतियां भी हमने पहले संस्कार वर्गों में देखी है। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि गुण संवर्धन प्रक्रिया हम कैसे अपना सकते हैं, उसके क्या क्या नियम है, तो वो अब हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला, जब हम गुण संवर्धन प्रक्रिया आरंभ करेंगे तो क्या करना है? तो सबसे पहले हमें अपने गुणों का चयन करना है। आपको अगर स्मरण हो तो हमने स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया जब सीखी थी
तब उस वक्त भी हमने 3 तीव्र स्वभाव दोष कौन से हैं वो चुने थे और उसके ऊपर हमने प्रयास करना आरंभ किया था। तो उसी प्रकार गुण संवर्धन के लिए हमें कौन से भी 3 गुण चुनने हैं और उस पर हमें प्रयास करने हैं। तो ये ध्यान में आया। तो अभी आपको प्रश्न पड़ा होगा, हमने अब कुछ समय पहले बहुत से गुण देखे, तो अब कौन से गुण हम चुन पाएंगे, कौन से गुण चुनने चाहिए? तो हम क्या करेंगे ना, स्वभाव दोष प्रक्रिया के लिए हमने जो 3 स्वभाव दोष चुने हैं उसके विरुद्ध जो गुण रहते हैं वही गुण हम गुण संवर्धन के लिए ले सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों को याद होगा कि हमने स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया में उदाहरण दिए थे, तो उस उदाहरण से हमने 3 स्वभाव दोष चुने थे। वो कौन से थे स्वभाव दोष? किसी को याद है क्या? हमने उद्दंडता से बोलना और गुस्सैला होना या गुस्सा आना और अव्यवस्थितता, ये 3 स्वभाव दोष हमने चुने थे। तो अब ये जो गुण संवर्धन प्रक्रिया हम करेंगे उसके लिए हम कौन से गुण लेंगे, एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला दोष उद्दंडता से बोलना, ये हमने लिया था। तो उसके विरुद्ध जो गुण है वो कौन सा है? तो नम्रता से बात करना। उद्दंडता से बोलना, इसके विरुद्ध हमने गुण चुना नम्रता से बात करना। अब आगे का जो दोष है वो है क्रोध या गुस्सा होना। इसके विरुद्ध का गुण कौन सा है? तो प्रेम भाव होना। तो हम गुण में लेंगे प्रेम भाव होना। और अव्यवस्थितता, इस दोष के विरुद्ध गुण कौन सा है? तो व्यवस्थितता। ऐसे करके हमें ये 3 गुण चुनने हैं। तो आपके ध्यान में आ रहा है ना, हम अगर ऐसे करेंगे तो हमारा जो दोष है वो बहुत ही शीघ्रता से कम होगा। क्योंकि हम कैसे करेंगे? तो एक तरफ से हम अपने जो स्वभाव दोष है वो कम करेंगे और दूसरी ओर से जो उसके विरुद्ध के गुण है वो बढ़ाएंगे, जिसके कारण सारे जो दोष है वो धीरे धीरे एक एक करके शीघ्रता से चले जाएंगे। तो इससे दोहरा लाभ हमें मिलेगा। ध्यान में आ रहा है ना? तो अब हमें धीरे धीरे नहीं करना है, हमें जल्दी जल्दी अच्छे बच्चे बनना है। तो हम रुकेंगे नहीं। जैसे स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया आप सभी बच्चे कर रहे हैं और बहुत से बच्चों ने लिखा है ना कि उन्हें इससे आनंद भी मिल रहा है, तो उसी प्रकार ये जो गुण संवर्धन प्रक्रिया है ये भी हमें उतना ही मन लगाकर करनी है। तो अब तक सभी के ध्यान में आया? तो हमने पहला ही सूत्र देखा है कि हमें अपने में से 3 गुणों का चयन करना है। जो गुण हमने जो स्वभाव दोष लिए हैं उसके विरुद्ध के गुण है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? तो ये जो गुण है, इन गुणों के जो प्रसंग है या फिर उन गुणों के द्वारा हम कौन सी कृतियां कर सकते हैं, इसका हमें अभ्यास करना है। ये कृतियां हमें ध्यान में लेनी है। तो ऐसे प्रसंगों का हमें चयन करना है। तो उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, स्वावलंबन, ये गुण अगर हमने लिया है तो हम उस पर विचार करेंगे कि ये स्वावलंबन गुण मैं कौन से कृति में कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सी कृतियां होंगी ना जो हम स्वावलंबन से कर सकते हैं। तो सारी एकदम से हम नहीं कर पाएंगे। तो उन कृतियों में से कुछ तो 4-5 कृतियां हम निकालेंगे जो हमें स्वावलंबन से करनी ही है, और उसके बाद आगे के और 4 ऐसे करके हमें ये गुण बढ़ाना है। जैसे अब स्वावलंबन ये गुण हम लेंगे तो उसके द्वारा हम कौन सी कृतियां कर सकते हैं? तो अपना कमरा स्वच्छ करना, बस्ता भरना, भोजन का डिब्बा भरना, स्वयं के कपड़े धोना,
तो ये सारी कृतियां स्वावलंबन गुण बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। ध्यान में आया सबके? तो ऐसे ही हमने अभी जो गुण निकाले हैं, जैसे व्यवस्थितता है, नम्रता से बोलना है, तो इसके बारे में भी हम ऐसी कृतियां, ऐसे प्रसंग निकालेंगे कहाँ पर मैं ये गुण अपना सकता हूँ। और फिर दिन भर हमें निरीक्षण करना है कि हमने जो कृतियां तय की थी उनमें से कौन सी कृतियां हम कर पाए और कौन सी नहीं कर पाए। ध्यान में आया? तो ये था दूसरा सूत्र। और अब इसके बाद हमें क्या करना है? तो हमें गुण संवर्धन सारणी लिखनी है। जैसे हमने स्वभाव दोष निर्मूलन की सारणी सीखी थी ना, आप सभी ने उसे बनाया है और उसमें आप निरंतर अपनी चूकें भी लिखते हो, वो स्वभाव दोष निर्मूलन सारणी आप भरते हो। तो उसी प्रकार गुण संवर्धन सारणी भी कैसे बनानी है, कैसे भरनी है, ये सभी बातें हम सीखने वाले हैं। परंतु एक ही दिन में ये विषय पूर्ण नहीं हो पाएगा, इसलिए कल हम ये बात सीखने वाले हैं कि गुण संवर्धन सारणी हमें कैसी भरनी है और कैसी बनानी है। तो सभी बच्चे कल जुड़ेंगे ना? और उसके पहले, उसके पूर्व हम क्या करेंगे? जैसे आज हमने देखा, तो हमें कौन से 3 गुण गुण संवर्धन के लिए चुनने हैं, वो आपको निश्चित करने हैं। ठीक है ना? तो ये अभ्यास सभी बच्चे करेंगे और फिर कल हम ये सारणी बनाना, लिखना, ये सारी बातें आगे सुनेंगे। सभी को आज की आदर्श कृति अच्छे से ध्यान में आई ना? गुण संवर्धन करना क्यों आवश्यक है, ये भी सभी के ध्यान में आया होगा। तो सभी इसके अनुसार आचरण करने का, जो भी बताया है वो अभ्यास पूर्ण करने का अवश्य प्रयास करेंगे। ठीक है ना? बच्चों, हमने आपको सनातन प्रभात पढ़ने के लिए बताया था। सनातन प्रभात का ऐप भी उपलब्ध है। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर घर में बैठे बैठे निरंतर आप सनातन प्रभात पढ़ सकते हो। उससे बहुत सारी अच्छी जानकारी, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार आप तक पहुंच सकते हैं। जिन बच्चों ने सनातन प्रभात ये ऐप डाउनलोड किया है, तो वो चैट बॉक्स में वैसे लिख भी सकते हैं। चलो अब हम आगे की ओर जाते हैं। अब बाल संस्कार वर्ग में हम गणपति स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास इस स्तोत्र की पुस्तिका है, वो पास में लेके बैठेंगे और उसे देखकर फिर ये स्तोत्र हमारे साथ कहेंगे। सभी ने अपने हाथ जोड़ने हैं और मन श्री गणेश जी के चरणों में एकाग्र करके ये गणपति स्तोत्र हम कहेंगे। चलिए अब हम गणपति स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्
जपेद् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनो गणेशस्तोत्रं संपूर्णम्। स्तोत्र सुन के और कह के सभी को अच्छा लगा ना? और अब तो ये स्तोत्र आप घर पे अपने मोबाइल पे सुन सकते हैं, क्योंकि सनातन संस्था लेकर आई है सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो भी श्लोक और स्तोत्र है वो एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु जो भी श्लोक और स्तोत्र संस्कृत में है वो आप अवश्य सुन सकते हो। ये सारे श्लोक और स्तोत्र शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं, तो सभी इसका अवश्य लाभ लें। बाल मित्रों, आज का पूरा वर्ग सभी को अच्छा लगा ना? हम प्रतिदिन जो नए नए विषय सीखते हैं, ये सारी जानकारी, ये सारा ज्ञान हमें केवल भगवान की कृपा से ही मिलता है ना। चलिए अब हम भगवान के चरणों में हमें जो भी कुछ ज्ञान मिल रहा है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, केवल आपकी असीम कृपा के कारण आज इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, ये संस्कार वर्ग आपको अच्छा लगे तो हमें अवश्य बताना। इसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तड़पट्टी जा रही है वहाँ पे हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज दें। चलो फिर अब कल फिर से एक अच्छी कहानी सुनने के लिए और एक नई आदर्श कृति सीखने के लिए सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? और कल के वर्ग में हम गुण संवर्धन सारणी कैसे लिखनी है ये भी जान के लेने वाले हैं, तो सभी बच्चे अवश्य जुड़ना। आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकेंगे। नमस्कार।